morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Hello, good morning, ma'am. Good morning. थोड़ा सा लेट हो जाता है, सब समझ जाते हैं नेटवर्क इश्यू हो गया ना, फिर मुझे मोबाइल से कनेक्ट करना पड़ता है, थोड़ा टाइम ले लेता है और कभी कभी हो जाता है वाईफाई इश्यू। चलिए, बाकी लोग कनेक्ट होते रहेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग आर्टिकल 13 देख रहे थे ना। ठीक, यस, गुड मॉर्निंग। बाकी लोग माइक म्यूट कर लीजिए, ऑलरेडी लेट हो गया 10 मिनट। ठीक है, देखिए आर्टिकल 13 में हमने देखा था क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लॉ का है, क्लॉज 3A। और क्यों अमेंडमेंट किया गया ये मैंने कल आपको बताया भी था। इसमें एक सीरीज है पूरी केस लिस्ट की, जो स्टार्ट होती है शंकरी प्रसाद से। केस का नाम शॉर्ट में लिख लीजिए, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 सुप्रीम कोर्ट। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। इसमें कहा कि लॉ डज नॉट इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। लॉ, the term law does not include constitutional amendment. It means सेक्शन 13 कहता है कि पार्लियामेंट, ये प्रॉब्लम थी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड, कि ये बार लगाया 13 के क्लॉज 2 में कि पार्लियामेंट कैन नॉट इनेक्ट एनी लॉ which is in derogation of fundamental right, which found to be inconsistent with the fundamental right. और अगर लॉ ऐसा बनाया then that law will be void. ठीक, अब प्रॉब्लम ये आ गई कि क्या पार्लियामेंट नॉर्मल लॉज ही इसमें आते हैं, या वेदर पार्लियामेंट कैन टेक अवे द फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर पार्ट 3 थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, तो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस, पार्लियामेंट कैन डू सो बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अलग चीज है एंड ऑर्डिनरी लॉज अलग चीज है। ओके, बात समझ आई। आफ्टर द शंकरी प्रसाद केस दूसरा आया सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। याद रखिएगा इन सारे केसेस को, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। अब इस केस में क्या किया, 1965 का ये केस है, इसमें भी सेम चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस, लॉ डज नॉट इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सो यस, ये बार ऑर्डिनरी लॉज पर लगती है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, बात ठीक है। ये आ क्यों रही थी चीजें, क्योंकि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देयर वर सो मेनी लैंड रिफॉर्म लॉ, ठीक, मेड बाय द वेरियस स्टेट्स। ठीक, बहुत सारे लॉस किए गए। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसके बाद ही जस्ट लाया गया। अब इसके बाद एक केस हुआ जिसने पूरी चीजें बदल दी। उस केस का नाम है सी गोलखनाथ। सुना है आप लोगों ने? सी गोलखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। तो 1951, फिर 1965 एंड उसके बाद सी गोलखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 सुप्रीम कोर्ट। इसमें पहली बार पर्सपेक्टिव ओवर रूलिंग दिया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसमें कहा कि नहीं, लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कुछ अलग चीज नहीं है। लॉ इंक्लूड्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इट मींस 13 का बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पर भी लगता है। अगर आर्टिकल 13 में ये डिक्लेयर किया है कि पार्लियामेंट लॉ बनाकर एफआर को नहीं छीन सकती, तो फिर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू भी ऐसा नहीं कर सकती। बात समझ आई? 1967 में just to nullify the judgment of C. Golaknath given in the year of 1967, पार्लियामेंट ने क्या किया, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, एंड बाय द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 ऐड किया। क्यों? जस्ट टू नलिफाई द जजमेंट ऑफ सी गोलखनाथ, क्योंकि सी गोलखनाथ में तो कह दिया कि लॉ इंक्लूड्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, इस जजमेंट को नलिफाई करने के लिए क्लॉज 4 किया
और क्लॉज 4 में लिख दिया कि नथिंग इन दिस आर्टिकल मीन्स वॉट एवर मेंशन अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 2, बेसिकली क्लॉज 2, एंड जो लॉ को डिफाइन किया इसमें, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। इसका मतलब ये जो 13 की बार है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पर अप्लाई नहीं होती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. ओके, ठीक, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। सो एट प्रेजेंट व्हाट इज द करंट सिनेरियो? एट प्रेजेंट द पोजीशन इज दैट लॉ डज नॉट इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पीटी में आएगा तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, ठीक, अब आफ्टर दैट प्रॉब्लम क्या है, जब हमने ये 24 कर लिया देन डेफिनेटली इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज की जाएगी। और 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो वैलिडिटी है इसको चैलेंज किया गया। किस केस में किया गया? केशवानंद भारती, यस, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इन द ईयर ऑफ 1973। और इसमें क्या हुआ? ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड किया गया कि यस ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इट्स ऑल अबाउट आर्टिकल 13। अच्छा, जुडिशियल रिव्यू का जो प्रोविजन है ये हम सोच रहे हैं कि जब हम PIL और जुडिशियल एक्टिविज्म वगैरह कराएंगे तब कराएंगे, हालांकि है कुछ नहीं। देखो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है आर्टिकल 13 के साथ, इसको कैसे पढ़ लेते हैं। जो भी कोई लॉ बनेगा पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, जितने भी लॉज होंगे ऑर्डिनरी लॉज, ओके, उनमें एक लिमिटेशन है आर्टिकल 13 क्लॉज 2 की। क्या है कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज should not be inconsistent with the fundamental right, and if any law is found to be inconsistent with the FR or any part of that particular law found to be inconsistent with the FR, then that law will be void. Okay, ये डिक्लेरेशन 13(2) में है। तो कोई भी कानून बनाया जाएगा या बनता है और या उस कानून का कोई एक प्रावधान, उसका कोई एक भाग अगर ऐसा प्रतीत हो कि ये असंवैधानिक है, क्यों? क्योंकि ये हमारे मूलभूत अधिकारों के विपरीत है, विरोधाभासी है, तो कौन ये डिक्लेयर कौन करेगा? ये पावर किसको है कि ये जो कानून बनाया गया है इसका इंटरप्रिटेशन करने का पावर किसको है? और ये देखने का पावर ऑब्वियसली जुडिशरी को। हमने फर्स्ट क्लास में ये बात देखी थी, है ना, कि कानून बनाने का काम किसी का है, इंप्लीमेंट करने का किसी का है, एंड टू चेक द वैलिडिटी in the light of novel vision of the Indian Constitution, ये चेक करने का काम जुडिशरी का है। सो ये जुडिशरी की पावर है, इट इज कॉल्ड द जुडिशियल रिव्यू, है ना। यही हम जुडिशरी बनाए, जो कानून बनाए उसको रिव्यू करेगी। कैसे? इन द लाइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और इन द लाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स। जो स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, फ्रेटर्निटी। ओके, तो ये जो चीजें हैं आप उनके अगेंस्ट कोई कानून लाकर नहीं रख सकते। अगर कोई भी कानून इस स्पिरिट के ही अगेंस्ट है देन दैट लॉ कैन बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द कोर्ट्स। ओके, ये जुडिशियल रिव्यू है। और बड़ी सारी, अभी जैसे आपने बहुत सारे लॉज को आप देखते होंगे ना कि जुडिशरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करती है। ओके, वो इस पावर का इस्तेमाल करते हुए करती है। और ये लिखा कहाँ है? 13 के क्लॉज 2 में ही लिखा है ना कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। ओके, चलिए अब आइए आप लोग आर्टिकल सीधे आना है हमें 14 पर। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आए कि राइट टू इक्वालिटी की जो प्रोविजंस है, ऑप्शन है आर्टिकल 14, पूछ लिया जाए करेक्ट लगाने को। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 15, ऑप्शन सी आर्टिकल 14 to 18। आर्टिकल 14 लिखा है, बी में 15 लिखा है, सी में 14 to 18 लिखा है, एंड डी में लिखा है, डी में कुछ एक और लिख दिया। आप क्या ऑप्शन लगाओगे? 3 में आर्टिकल 14 to 18। सी, आर्टिकल 14 to 18। yes। then what is the difference between 14, 15 and 16, 17? ये इसको हमें अभी क्लास में देखना है। देखिए आर्टिकल जो 14 है, राइट टू इक्वालिटी, इट्स ओनली हेडिंग बट इट इज अ ग्रुप ऑफ वेरियस आर्टिकल। 14 to 18 का ये पूरा ग्रुप है, एंड डेफिनेटली
ये जो आर्टिकल्स हैं ये इक्वालिटी की, सारे ही आर्टिकल इक्वालिटी की बात करेंगे। अगर हम एक ग्रुप है आर्टिकल 14 उसका नाम और उसमें 14 से लेकर 18 तक अनुच्छेद हैं, इसका तात्पर्य ये है कि ये सारे के सारे अनुच्छेद बात करते हैं समानता की ही, इक्वालिटी की ही। देन व्हाट इज द डिफरेंस? देखिए आर्टिकल 14 है, इट इज द जनरल प्रिंसिपल, ओके, ये जनरल इक्वालिटी की बात करता है आर्टिकल 14। ऑन दी अदर हैंड जब हम आर्टिकल 15 बात करेंगे तो ये पब्लिक प्लेस में, ओके, कुछ और जगहों पर पब्लिक यूज की जगहें हैं उनमें इक्वालिटी की बात करता है। जब हम आर्टिकल 16 देखेंगे तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी की बात करता है। जब हम आर्टिकल 17 देखेंगे तो ये सामाजिक स्तर पर समानता की बात करता है, ठीक, अनटचेबिलिटी को रिमूव करना। आर्टिकल 18 बात करेंगे, ये भी समानता की बात करता है कि किसी को टाइटल नहीं दिया जाएगा इसके बेसिस पर असमानता, क्योंकि अगर हम किसी को टाइटल देंगे ना, है ना, जैसे आपके 3 भाई हो या 2 भाई हैं, आपके घर में एक को बहुत ही स्पेशल नाम राजकुमार बुलाते हैं उसको और आपको कुछ नहीं बुलाते हैं, है ना, अंकित, तुम्हें अंकित बुलाएं और तुम्हारे बड़े बड़े भाई को पूरा मोहल्ला, पूरा परिवार, सारे रिश्तेदार कहें राजकुमार आ गए, ये बताइए आपको बुरा लगेगा? लगेगा, 1-2 बार नहीं लगेगा, लेकिन अगर ये लाइफ टाइम, ये हमेशा का प्रोसीजर हो जाए तो लगेगा। और लगने वाली बात नहीं है, बुरा लगना नहीं। जब हम कानूनी बात करते हैं इसका मतलब ये जो जिसको राजकुमार का ओहदा दे दिया जा रहा है ना, ये इस पोजीशन को मिसयूज करेगा, करेगा ना, डेफिनेटली करेगा। सो जस्ट टू अवॉइड, ठीक, जस्ट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक, बाइसनेस, इस तरीके के टाइटल को भी रिमूव करने की बात 18 में कही है। बात समझ आई? तो ये सारे ही प्रोविजन इक्वालिटी से रिलेटेड है। तो जनरल इक्वालिटी की बात आर्टिकल 14 में कही है एंड स्पेसिफिक इक्वालिटी की बात 15, 16, 17 एंड 18 में कही है। ओके, अब आइए आर्टिकल 14 कहता क्या है? द स्टेट शैल नॉट डिनाई, अंडरलाइन करिए इसको, शैल नॉट डिनाई। तो आर्टिकल 14 एक रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर रहा है स्टेट के ऊपर। द स्टेट शैल नॉट डिनाई, okay, to any person, it means it is available to citizen as well as aliens also। आप citizen है नहीं, दोनों को मिलेगा। equality before law and equal protection of law within the territory of India। so यहाँ पर आर्टिकल 14 में 2 टर्म आए हैं, equality before law and equal protection of law। जो equality before law है, it is an expression of English common law, इक्वलिटी बिफोर लॉ। एंड जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इक्वलिटी बिफोर लॉ ये इंग्लिश कॉन्सेप्ट है। ऑन द अदर हैंड जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये हम कह सकते हैं इसका ओरिजिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो मान लीजिए पीटी में अगर आ जाए, इस बात को ध्यान रखिएगा। देन व्हाट इज द डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस भी पता होना चाहिए। देखिए जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ है, it is the same rule, it is the same rule which was described by the Dicey as the rule of law। so there is no difference between the rule of law propounded by the Dicey and equality before law mentioned under article 14। okay, अब डाइसी का नियम पता है रूल ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 में इसमें क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। आर्टिकल 14 को एक्सप्लेन करिए इन द लाइट ऑफ रूल ऑफ लॉ propounded by the Dicey। देखिए रूल ऑफ लॉ जो डाइसी का है वो क्या कहता है कि नो वन इज अबव द लॉ, ईच एंड एवरी पर्सन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। इफ एनी रॉन्ग कमिटेड बाय एनी मिनिस्टर, एनी किंग, एनी सुपीरियर पर्सन, जिसका कोई स्पेशल पोजीशन है, कोई चीफ मिनिस्टर, ठीक, एंड द सेम रॉन्ग कमिटेड बाय एनी इंडिविजुअल, देन लॉज जो है वो सेम है। सो if the wrongdoer, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, irrespective of that fact that wrongdoer is the minister, ऐसा नहीं है कि हम उनके लिए स्पेशल लॉज बना के रखेंगे। so each and every person is equal in the eyes of law, okay, no one is above the law, it is the equality before law। equal should be treated equally, equal should be treated equally। so if minister is the wrongdoer and a common individual is the wrongdoer, so if both are the wrongdoer, so they are equal in the eyes of law and law should be equal। और इनको ट्रीट करने के लिए एक ही लॉ होना चाहिए
So no one is above the law. Each and every person is bound by the same law. It is the equality before law. अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी कभी अगर मान लीजिए पूछ लें इसमें जेनिंग्स की कोट, ठीक है, दैट इक्वलिटी अमंग्स इक्वल होनी चाहिए. इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना है. इक्वलिटी अमंग इक्वल हो उन्हीं के लिए तो एक समान कानून बनेगा. जैसे एक फिजिकली एंड मेंटली फिट पर्सन है, साउंड माइंड है और मेजर भी है. एक 20 ईयर का कोई लड़का जो मेंटली एंड फिजिकली बिल्कुल फिट है, साउंड माइंड है, और एक 20 साल का लड़का बट ही इज नॉट मेंटली एंड फिजिकली फिट. Whether the both should be governed by the same law? Answer should be no, because they are not equal. और अगर आपने इन पर एक ही कानून लगा दिया, देन फिर उनके साथ क्या हो जाएगा? इनजस्टिस होना तय है. ओके, दौड़ हो रही है, अगर रेस हो रही है, उसमें जो फिजिकली फिट है और वो जो हैंडीकैप्ड है, अगर हम इन सबकी दौड़ एक ही साथ कराएंगे और रिजल्ट एक ही साथ बनाएंगे, तो जो हैंडीकैप्ड है ऑब्वियसली वो पीछे रहेगा, बिकॉज दे आर नॉट इक्वल. ओके, सो अनइक्वल्स कैन नेवर बी ट्रीटेड इक्वली बिकॉज दे आर नॉट इक्वल. सो कानून जब आप इक्वलिटी की बात करते हैं, इक्वलिटी अमंग इक्वल्स होना चाहिए. अगर वो इक्वल नहीं है तो उनके लिए एक कानून नहीं हो सकता. इसीलिए इनकी रेस अलग होती है, उनकी अलग होती है. इसीलिए अनसाउंड माइंड के लिए प्रोविजन अलग होता है, इनका अलग होता है. इसीलिए माइनर्स के लिए प्रोविजन अलग होता है, नॉर्मल का अलग होता है. दैट इज द रीजन कि आर्टिकल 15 में आगे चल के हम स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन देखेंगे. वो कोई अलग नहीं है. आर्टिकल 15 में ये निकला 14 से ही है. 14 इक्वलिटी की बात करता है ना, तो पहले हम इक्वल तो कर दें, पहले जो अनइक्वल है पहले हम उनको इक्वल एक बराबर तो कर दें, फिर हम उनके लिए एक कानून की बात करेंगे. ओके, दैट इज द इक्वलिटी बिफोर लॉ. दूसरा जो नोशन है आर्टिकल 14 का, वो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. ओके, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इसका ओरिजिन हम लेते हैं. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज अ पॉजिटिव नोशन ऑफ आर्टिकल 14. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ डिनाई नहीं करेगा. इट मींस अगर किसी भी कानून में जो प्रोटेक्शंस मिली हुई हैं, ये पॉजिटिव बात करता है कि किसी भी लॉ में जो प्रोटेक्शंस मिली हुई हैं वो इक्वली सबको दी जाएंगी. इफ देयर आर सर्टेन सेफगार्ड्स, ठीक है, गिवन अंडर एनी लॉ, तो वो जो सेफगार्ड है वो इक्वली सबको मिलेंगे, जो प्रोटेक्शंस है वो सबको मिलेंगी. ओके, तो इफ दे आर इक्वल, ध्यान रखिएगा, इफ दे आर इक्वल, देन जो प्रोटेक्शन किसी लॉ में मिला है वो प्रोटेक्शन सबको मिलेगा. लाइक डबल जेओपार्डी है. आर्टिकल कौन सा बताएगा, कौन बताएगा? आर्टिकल चाहे तो रखिए 20 clause 2 20 clause 2 20 clause 2 या 20 clause 3 ले लीजिए. सेल्फ इनक्रिमिनेशन, ये प्रोटेक्शंस है. ओके, कि किसी भी व्यक्ति को जिसका एक बार विचारण हो गया, ट्रायल हो गया, हाँ पनिश हो गया, वो बेचारा पनिश हो, कन्विक्ट हो गया या एक्विटल हो गया, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मैटर डिसाइड हो गया, देन एक बार उस मैटर पे आपका कन्विक्शन या एक्विटल हो गया, देन दोबारा नहीं होगा. इट इज द प्रोटेक्शन अवेलेबल टू ईच एंड एवरी पर्सन. अब ये जिसको भी आपने प्रोटेक्शन नहीं दिया, आर्टिकल 14 वायलेट हो जाएगा. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सेल्फ इनक्रिमिनेशन के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन मिला आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 3 में, तो सबको मिला है ना. नो वन कैन बी बाउंड ना. हम किसी को बाउंड नहीं कर सकते, किया ही नहीं जा सकता किसी को कि आप अपने अगेंस्ट स्टेटमेंट दो. सो ये प्रोटेक्शन सबको मिली है. ये पॉजिटिव नोशन है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का. आई थिंक समझ आएगा. ठीक, इक्वलिटी अमंग इक्वल की बात करिएगा आप लोग. अब समय के साथ साथ आर्टिकल 14 में कौन सी मैगजीन की बात कर रहे हो अर्चना? आर्टिकल 14 का दायरा बहुत बड़ा है, मैं कोशिश कर रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ना छूटे. कौन सी मैगजीन की बात कर रहे हो आप? किंग कैन डू नो रॉन्ग, ये चलो छोड़ो, हटाओ, आगे आते हैं हम लोग. या तो बताओ कौन सी मैगजीन की बात कर रहे हो. चलो अब नेक्स्ट आओ. रीजनेबल क्लासिफिकेशन इसमें अभी आएगा, तो वो हम आर्टिकल 15 के साथ पढ़ाएंगे, रीजनेबल क्लासिफिकेशन. ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि समय के साथ साथ आर्टिकल 14 में ना बहुत सारे बदलाव हुए. एक बहुत ही फेमस केस है और एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू इक्वालिटी. ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू इक्वालिटी अगर आपके पीछे में आ जाए तो ध्यान रखिएगा. द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू इक्वालिटी
was evolved in the case of E.P. Royappa versus state of Tamil Nadu. किसका नाम लिख लीजिए, E.P. Royappa, E.P. Royappa versus state of Tamil Nadu, 1974 सुप्रीम कोर्ट. ओके, ये न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी के नाम से जाना जाता है और डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबलनेस के नाम से जाना जाता है. ओके, और डॉक्ट्रिन ऑफ एंटी आर्बिट्रेरीनेस के नाम से भी जाना जाता है. अब ये है क्या? दिस वाज द न्यू अप्रोच evolved in the case of E.P. Royappa by Supreme Court in the year of 74. Okay, 1974. ये नया डॉक्टर ऑफ, हाँ, इसको कई नाम से जानते हैं. ठीक है, इसको बोलेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबलनेस. ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबलनेस, डॉक्ट्रिन ऑफ एंटी आर्बिट्रेरीनेस. ठीक है, एंटी आर्बिट्रेरीनेस. ये इस केस में पता है क्या कहा? इस केस में कहा जहां भी आर्बिट्रेरीनेस होगी वहां इक्वलिटी कभी नहीं हो सकती. होगी मनमानापन भी आप कहते जाओ और आप कहते जाओ रीजनेबलनेस भी है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, एनिमी है. इन्होंने कहा आर्बिट्रेरीनेस एंड इक्वलिटी बोथ आर एनिमीज. ओके, रीजनेबलनेस और आर्बिट्रेरीनेस बोथ आर एनिमीज. ओके, सो इस माइक किसी का ऑन है? माइक म्यूट कर लीजिए. विनीता, आपका माइक ऑन है, माइक म्यूट कर लीजिए. ठीक है, सो कोर्ट ने इस केस में, सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल जस्टिस भगवती जी भी थे इसमें, कोर्ट ने इसमें क्लियर किया कि आर्बिट्रेरीनेस नहीं होनी चाहिए. और अगर कहीं भी आर्बिट्रेरीनेस हुआ, इसका मतलब पता है क्या? देखिए, जब हम आर्टिकल 14 का दायरा बहुत छोटा लग रहा था, इक्वलिटी बिफोर लॉ कह रहे हो और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कह रहे हो, 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने इसका दायरा और बड़ा किया. इन्होंने कहा किसी डिपार्टमेंट में, किसी कानून में, किसी भी जगह जहां पर मनमानापन हुआ, जहां भी आर्बिट्रेरीनेस हुई, हम कहेंगे कि ये एक्ट कैसा हो जाएगा? अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा. बिकॉज आर्बिट्रेरीनेस इज जस्ट ऑपोजिट टू रीजनेबलनेस, और रीजनेबलनेस नहीं है देन इक्वालिटी नहीं है. तो जहां भी आर्बिट्रेरीनेस होगी वो आर्टिकल 14 के वॉलेशन में माना जाएगा. ओके, तो एक लाइन भी इन्होंने बोली थी कि इक्वालिटी एंड आर्बिट्रेरीनेस आर द स्वॉर्न एनिमीज. अगर आ जाए पीटी में तो ध्यान रखिएगा, आर्बिट्रेरीनेस एंड इक्वालिटी आर द स्वॉर्न एनिमी. ये एक दूसरे के कटु शत्रु हैं. अगर आ जाए तो ईपी रोयप्पा का केस याद रखिएगा. ओके, चलिए अब नेक्स्ट आइए रीजनेबल. चलिए 15 पर आइए, तब रीजनेबल क्लासिफिकेशन ज्यादा समझ आएगा. आर्टिकल 15 पर आइए. आर्टिकल 15, और इसको न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी क्यों कहते हैं समझ आ गया? पहले इक्वालिटी का मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ था. अब हम आर्बिट्रेरीनेस पर आ गए तो इसने और भी ब्रॉड कर दिया आर्टिकल 14 के दायरे को. अब आइए आर्टिकल 15. आर्टिकल 15 देखिए क्या कहता है. आर्टिकल 15 कह रहा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ. पहली चीज तो ये जो 5 ग्राउंड्स है ना, ये ग्राउंड्स एकदम टिप्स पे हो. रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, पांचों. ओके, ये 5 ग्राउंड्स पूछ लिए जाते हैं. ये कह रहा है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट. अब हम क्या कह रहे हैं? स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेन इम्पोजिंग अ रिस्ट्रिक्शन अपॉन द स्टेट. दैट स्टेट किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा अगेंस्ट एनी सिटीजन. तो हमें पहला ऐसा आर्टिकल अभी मिल गया जो केवल सिटीजन पर लागू होगा. तो आर्टिकल 15 कल ही बताया था, 15, 16, 19, 29, 30 ये आर्टिकल केवल सिटीजन को अवेलेबल है. तो द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स. स्टेट किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा कि अच्छा आप इस रिलीजन के हो, अच्छा आप इस कास्ट के हो, आप इस आपका सेक्स ये है, आप इस जगह के रहने वाले हो, इसके बेसिस पर स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा. नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स only of the religion, race, caste, sex, place of birth, any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard. तो क्लॉज 2 को पढ़ने के लिए A, B, B सब क्लॉज पढ़ने पड़ते हैं. पहला तो कह रहा है जनरल डिक्लेरेशन की स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा. क्लॉज 2 कहता है कि किसी भी सिटीजन को, नो सिटीजन शैल
किसी भी सिटीजन को इन ग्राउंड पर कि आप इस कास्ट के हो, उस रिलीजन के हो, ये आपकी आप इस रेस से बिलोंग करते हो, प्लेस ऑफ बर्थ ये, इसके आधार पर आप किसी भी डिसेबिलिटी आपके अंदर नहीं मानी जाएगी। डिसेबिलिटी का मतलब जैसे आप इस जगह का पानी ले सकते थे, आप इस मॉल में जा सकते थे, आप इस शॉप पर जा सकते थे, लेकिन नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हो। ये डिसेबिलिटी किसी के अंदर इन 5 ग्राउंड्स पर नहीं आ सकती। ओके, क्या 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 कह रहा है? एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। ओके, अब ये जो क्लॉज 2 का रिस्ट्रिक्शन है, ये स्टेट के साथ साथ प्राइवेट इंडिविजुअल पर भी लगता है। ना तो स्टेट रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर भेदभाव कर सकते हैं, और ना कोई और व्यक्ति कि आपको हम दुकान पे, जैसे सरकारी राशन की दुकान है, वहां भी भेदभाव नहीं होगा। साथ साथ अगर किसी प्राइवेट ने भी खोल रखा है ना राशन की दुकान, और वो भी नहीं कह सकते कि हमारी दुकान है, हम तो एक पर्टिकुलर कास्ट को ही आने देंगे, दूसरी कास्ट को हम सामान नहीं लेने देंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते। ओके, पब्लिक रेस्टोरेंट्स अगर हैं, होटल्स हैं, प्लेस हैं पब्लिक एंटरटेनमेंट के, तो इसमें मॉल्स वगैरह, पार्क वगैरह ये सब आ जाएंगे, वहां पर भी आप किसी को नहीं रोक सकते। क्लॉज बी, द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बेदिंग घाट्स, रोड्स, ये पार्टी हॉल्स, ये क्या कह रहा है? देखो, क्लॉज ए कह रहा है एक्सेस की बात कर रहा है पब्लिक प्लेस पर। क्लॉज बी बात कर रहा है एक्सेस की नहीं, ये यूज की बात करता है। नदी से पानी लेना, घाट से पानी लेना, है ना, रोड को इस्तेमाल करना, ठीक है, ये सारी चीजें, तो ये इस्तेमाल की बात कर रहा है। मेंटेन होली और पार्टली ऑफ द स्टेट फंड और डेडिकेटेड टू यूज ऑफ जनरल पब्लिक। इस पॉइंट को ध्यान रखना है आपको। अगर किसी ने अपने घर में मंदिर बना रखा है, तो क्या वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है? यस मैम। यस, लगा सकता है, क्योंकि ये क्लॉज बी में बिल्कुल भी फॉल नहीं कर रहा है। ये जनरल इंपॉर्टेंस का होना चाहिए। अब जैसे आपने मंदिर बना दिया, और मंदिर कई बार देखा होगा आप लोगों ने, पर्सनल मंदिर बनाकर बाहर की तरफ मंदिर बनवाते हैं, और वो ओपन होता है, कोई भी गांव का आदमी आता है, वहां जल चढ़ाता है, प्रणाम प्रणाम किया, निकल लिए। इसमें रिस्ट्रिक्शन आप लगा सकते हो? मैम लगा सकते, नहीं लगा सकते। अब ये जनरल इंपॉर्टेंस आपने जनरल पब्लिक के लिए ओपन कर दिया ना, वंस यू हैव ओपन दैट टेम्पल फॉर द पब्लिक, देन फिर अगेन आप नहीं लगा सकते। क्लॉज बी में यही तो लिखा है, जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक के यूज के लिए आपने ओपन कर लिया, तो आप ये नहीं करोगे फिर एक के हम लिए जैसे अपनी जगह में ही अपने लिए बना लें, जैसे लोग गांव में खेत वगैरह होते हैं उन पे बना लें, तो उसमें लागू होगा? उसमें लागू होगा। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट बनाने का ये है कि पूरा गांव के लोग इसमें दर्शन करें, और करते भी हैं, जल भी चढ़ाते हैं, ठीक है, वो तो फिर आप नहीं लगा सकते रिस्ट्रिक्शन, अदरवाइज लगा ले। गांव देहात में होता है ना इस तरह से, कई एक परिवार का पूरा, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं आप लोग के यहाँ, जो पूरी एक परिवार होता है ना, एक पूरा एक ही, मैम देवता बोलते हैं, देवता अलग बना लेते हैं, कोई भी हाथ जोड़ के जो चला भी होगा, चलो खैर, तो उसको क्या बनाएंगे, वो फिर वो औरों के लिए ओपन नहीं है। लेकिन वंस यू हैव ओपन दैट टेम्पल फॉर द पब्लिक, तो फिर आप बाद में नहीं कह सकते कि नहीं, अच्छा आप आना, आप नहीं आना, आप कर सकते हो जल, आप नहीं कर सकते, ये नहीं, आप नहीं कर सकते, ठीक है। अब आइए क्लॉज 3 पर। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, बहुत पूछा जाता है। हालांकि आर्टिकल 15 पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये क्या कह रहा है? देखो, आपने पीछे पढ़ा था कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, कॉमन लॉज होंगे, नो वन इज अबव द लॉ, किसी को स्पेशल प्रोविजन नहीं है, सब इक्वल है। लेकिन 15 का क्लॉज 3 कह रहा है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। सो इट इज अ सेविंग क्लॉज, इट इज अ सेविंग क्लॉज। इनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं। क्यों क्यों बनाए जा सकते हैं? बिकॉज दे आर नॉट इक्वल। महिलाएं और पुरुष कुछ मामलों में फिजिकली दे आर नॉट इक्वल। आप सोशली उनको इक्वल बना लीजिए, आप एजुकेशनली इक्वल बना लीजिए, पॉलिटिकली इक्वल आप बनाइए, लेकिन फिजिकली men and women are not equal. Sometime a woman may be vulnerable at the time of pregnancy, at the time of जो peak period होता है pregnancy की, that woman is considered to be more vulnerable. ठीक, तो in the same manner children, जो बच्चे हैं
वो भी बहुत वल्नरेबल होते हैं, ठीक। तो ऐसे लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो मेट्रो के आगे जो स्पेशल बोगी लगी होती है, रेलवे स्टेशन पर जो स्पेशल एक लाइन लगी होती है महिलाओं की, या कहीं भी आपको इवन जो रिजर्वेशन पॉलिसीज भी दिखती है महिलाओं की, वो क्यों दी गई है? ये क्योंकि ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन में आता है। आप एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हो, रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिफिएबल डाटा। आपके पास कोई जस्टिफिकेशन होना चाहिए। तो जैसे महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाना, तो ऐसे तो ईच एंड एवरी पर्सन इज इक्वल, बट हो सकता है कि सोशली एंड एजुकेशनली वो इक्वल ना हो, फिजिकली वो इक्वल ना हो, वो वल्नरेबल हो, ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से हो सकता है कि किसी को स्पेशल प्रोविजन की जरूरत हो, अलग से प्रावधान की जरूरत हो, उनको प्रोटेक्शन की जरूरत हो। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो स्टेट उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। और जो महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन बनते हैं वो आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 में प्रोविजन है, बना सकती है, क्योंकि वो इक्वल है ही नहीं। आप पहले उनको इक्वल तो बनाइए, वो अभी इक्वल नहीं है, और जिस जिस पार्ट में जो जो इक्वल नहीं है उसके लिए स्पेशल प्रोविजन बन सकता है। क्लॉज 4 पर आइए। क्लॉज 4 पर आइए, ठीक है, कहां गया? हाँ, नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 of Article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially, educationally backward class of citizen or of the scheduled caste and scheduled tribe. Okay? और scheduled tribe. ये आपका कहाँ गया? ये क्लॉज 4 ये कह रहा है कि स्टेट socially and educationally backward class of citizen, if any class of the citizen is found to be socially and educationally backward, socially वो इक्वल नहीं है, समाज में उनके साथ असमानता है, एजुकेशनली दे आर नॉट इक्वल, एक पर्टिकुलर पूरा क्लास है और वो पूरा इंक्वायरी करने के बाद, पूरी जांच कराने के बाद पता चलता है कि इस क्लास में सामाजिक असमानता ज्यादा है, ये समाज में जो शिक्षा का स्तर है वो कम है, एजुकेशनल जो बैकवर्डनेस है वो ज्यादा है। तो ऐसे लोगों के लिए या वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, तो फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, स्टेट स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। और बनाती है कि नहीं? आंसर इज यस। सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाना, ठीक है, या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाना, क्यों? बिकॉज ये इक्वल नहीं है। अगेन आर्टिकल 14 इज द जनरल प्रोविजन और ये स्पेसिफिक इक्वलिटी की बात करते हैं कि पहले हम इनको इक्वल लेके आना है जो सोशली एंड एजुकेशनली इक्वल नहीं है। ओके, इसके बाद आप आइए क्लॉज 5 पर। अब देखिए जो बैकवर्ड टर्म है, द टर्म बैकवर्ड इज नोवेयर डिफाइंड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउएवर द टर्म शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब डिफाइन किया गया है। ओके, 361 के साथ आपको इसको देखना होगा, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को, लेकिन बैकवर्ड टर्म डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बैकवर्ड कौन होगा इसको कौन डिसाइड करता है? अगर आपसे आ जाए पीटी में बैकवर्ड कौन सी कैटेगरी है, बैकवर्ड कौन सी नहीं है, इसको कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट। यस, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। एक कमीशन अपॉइंट किया जाएगा कि क्या ये पर्टिकुलर क्लास बैकवर्ड क्लास में आएगा या नहीं आएगा। ओके, और उस कमीशन की जो रिकमेंडेशन होगी उसके बेसिस पर फिर प्रेसिडेंट डिफाइन करेगा, उसको बैकवर्ड की कैटेगरी में रखेगा। आर्टिकल 340 में 340 में मेंशन अंडर आर्टिकल 340, तो याद रखिएगा इस आर्टिकल को, पूछ लेते हैं कभी कभार पीटी में, आर्टिकल 340। ऑन दी अदर हैंड आपका ये जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब है इसको डिफाइन किया गया आर्टिकल 366 में, सब क्लॉज 24 एंड 25 में। इसको ध्यान रख लीजिएगा आप प्लीज पीटी के लिए। ओके, चलिए समझ गए आप लोग? 366 शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, सब क्लॉज 24 एंड 25, एंड द टर्म बैकवर्ड, जो बैकवर्ड क्लास है इसको डिफाइन नहीं किया, ये डिफाइन किया जाता है, बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, उनमें अगर ये क्लास कोई फॉल कर जाएगा देन डेफिनेटली वो इसमें आ जाएगा।
ठीक, अब देखो जैसे क्लॉज 4 में हमने देखा ना स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट, तो इस स्पेशल प्रोविजन में हम क्या कर सकते हैं, जैसे रिजर्वेशन वगैरह देना, सीट्स को रिजर्व कर लेना। लेकिन ध्यान रखिएगा आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 is only the enabling provision, is only the enabling provision if state thinks fit। अगर स्टेट को लगता है कि ये पर्टिकुलर क्लास सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है और वो बैकवर्ड वाकई में वो बैकवर्ड की कैटेगरी में आ जाती है, then it is only this enabling provision that state may make special provision, ठीक है, for the advancement of socially and educationally backward class, but no one can claim it as a matter of right कि नहीं हमें बैकवर्ड का बेनिफिट दो ही। आप यू कैन नॉट क्लेम एज अ मैटर ऑफ राइट, आप क्लेम करोगे भी बट अल्टीमेट डिस्क्रिप्शन लाइज विद द स्टेट की स्टेट को आपको कैसा रिजर्वेशन, कितना रिजर्वेशन देना है, और यही हमारा पॉलिटिकल मुद्दा हमेशा बना रहता है। अब आइए क्लॉज 5 में, नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन सब क्लॉज जी of clause 1 of article 19 shall prevent the state from making any special provision by law for the advancement of any socially educationally backward class of the citizen or for the scheduled caste, scheduled tribe, insofar as such provision relate to their admission to educational institutions, including private educational institutions, whether aided or unaided by the state, other than the minority educational institution referred to clause 1 of article 30। देखो ये क्या कहता है, क्लॉज 4 में कहा कि ये एनेबलिंग प्रोविजन है, स्टेट में मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। जो क्लॉज 5 है ना, जो क्लॉज 5 है, ये क्लॉज 5 इक्वलिटी के तरफ एक और स्पेसिफिक प्रोविजन की बात करता है। ये कहता है कि स्टेट जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे अदर देन दी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो आर्टिकल 30 में स्टैब्लिश किए जाते हैं आइदर बाय द रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ओके, रिलीजियस माइनॉरिटी, रिलीजन के धर्म के आधार पर जिनकी भारत में संख्या कम है, उनको आर्टिकल 30 में एक राइट दिया है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं और वो अपने धर्म को लोगों को के बीच में शिक्षा के स्तर को और बढ़ाने के लिए वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं। इनको छोड़ दीजिए, आप इनमें सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए स्पेशल प्रोविजन नहीं बनाओगे क्योंकि उनका ऑब्जेक्ट दूसरा है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी माइनॉरिटी ना। अब उन माइनॉरिटी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ऑब्जेक्ट तो माइनॉरिटी का अपलिफ्टमेंट है, ओके, उनका वेलफेयर है। अगर हमने उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी अदर कास्ट के लिए रिजर्वेशन कर दिया, देन उनका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा, ओके। तो इनको छोड़कर, इसीलिए आर्टिकल 30 की बात लिखी है, इनको छोड़कर जो अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें सरकार क्या कर सकती है, स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। सोशली जो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, शेड्यूल्ड कास्ट है और शेड्यूल्ड ट्राइब है, इनमें किस चीज के लिए, एट द टाइम ऑफ एडमिशन। आप देखते हो ना, जैसे एंट्रेंस टेस्ट होगा, कहीं एडमिशन होगी, कुछ सीटें रिजर्व होंगी, जैसे बाबा भीमराव अंबेडकर जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी होती हैं उनमें एक पर्टिकुलर क्लास के लिए सीटें रिजर्व होती हैं, आंसर इज यस। अदर कॉलेजेस में भी एडमिशन के टाइम कुछ सीटें रिजर्व होती हैं कि हमारे जनरल की सीटें इतनी है एडमिशन के टाइम। सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी इनके लिए सीटें रिजर्व की जा सकती हैं, क्यों, बिकॉज स्टिल दे आर नॉट इक्वल, so they are socially and educationally backward class, so just to ensure that in future ये इस टाइप के स्टेप लेने से ये कल को सोशली एंड एजुकेशनली इक्वल होंगे, क्योंकि सोशल इक्वालिटी केवल एजुकेशनल इक्वालिटी से ही आएगी। जब तक शिक्षा के स्तर में बराबरी नहीं होगी तब तक कोई भी व्यक्ति सामाजिक रूप पर समान हो ही नहीं सकता है ना। तो केजी बालाकृष्णन ने इसमें कहा भी था, ठीक है, कि तब तक रिजर्वेशन कराइए, चाहे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, चाहे आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के टाइम, जब तक अपर कास्ट का व्यक्ति लोअर कास्ट के व्यक्ति को निचली नजर से देखेगा तब तक भारत में रिजर्वेशन की जरूरत पड़ेगी। जिस दिन ये एजुकेशन से या जैसे भी जिस दिन ये देखने का नजरिया बदल जाएगा उस दिन रिजर्वेशन की नीड खत्म होगी, तब तक इसको चलने दीजिए। और साथ साथ केजी बालाकृष्णन, क्योंकि वो खुद
इसी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे जिसको रिजर्वेशन की नीड है, उन्होंने खुद कहा था कि रिजर्वेशन एक फिक्स टाइम के लिए होगा, तभी ये इसके जो ऑब्जेक्ट है वो फुलफिल हो पाएगा। अगर रिजर्वेशन हमेशा के लिए कर दिया, then it will adversely affect the fraternity और brotherhood among the people। फिर क्या होगा, एक जो अभी अपर कास्ट है जिसको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, एक टाइम बाद इनमें और जो रिजर्वेशन की नीड है इनके बीच एक क्लैश आने लगेगा। तो केजी बालाकृष्णन ने जो कहा था कि रिजर्वेशन की नीड है, जब तक सोसाइटी में इक्वलिटी नहीं है आप रिजर्वेशन दीजिए, लेकिन जब लगे कि अब रिजर्वेशन की नीड नहीं है तो इस पॉलिसी को खत्म कर देना चाहिए। तो आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन की बात करता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, whether they are government educational institutions or private aided or unaided, वहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन दिया जा सकता है। ये क्लॉज 5 है, इनको ध्यान रखिएगा। कौन सा क्लॉज किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया, लाइक क्लॉज 4, फिर क्लॉज 5 वाज इंसर्टेड बाय 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एंड दैट 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज चैलेंज्ड इन द केस ऑफ, कौन बताएगा, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। एनीवन, इज देयर एनी आइडिया 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को किसमें चैलेंज किया गया था? अशोक कुमार ठाकुर में। अशोक कुमार ठाकुर में। एंड इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को क्या किया, अपहेल्ड किया गया। क्यों? प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने कहा कि वी आर नॉट बाउंड बाय द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, हम नहीं करेंगे ये रिजर्वेशन। इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने अशोक कुमार ठाकुर में, कि इट इज नॉट पॉसिबल ओनली ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट, कि स्टेट ही सारा ठेका ले इक्वालिटी का, इट इज नॉट पॉसिबल। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी आगे बढ़कर आना होगा और ये जो इक्वालिटी का नोबल विजन है इसको आगे प्रमोट करना होगा। ओके, तो इट्स ऑल अबाउट आर्टिकल 15। प्लीज आप लोग ऐसे पढ़िएगा, क्लॉज पढ़िएगा, आर्टिकल्स भी थोड़ा देखते रहिएगा। अब नेक्स्ट आइए आप लोग आर्टिकल 16 पर, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगेन इट इज अनदर काइंड ऑफ इक्वालिटी स्पेसिफिक। 15 हमने देखा पब्लिक प्लेस पर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, एंड आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ओके, एक मिनट, ये कह रहा है देयर shall be equality of opportunity, there shall be equality of opportunity in the matters relating to the employment or appointment to any office under the state. There shall be equality of opportunity for all citizens. Again, Article 16 is available only to the citizens. ठीक है, तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जहां भी होगा वहां पर क्या होगा, इक्वलिटी होगी। किसी भी सिटीजन को, क्लॉज 2 कहता है नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड ऑफ, अब देखो आर्टिकल 15 में आपने केवल 5 ग्राउंड्स देखे होंगे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लेकिन आर्टिकल 16 में आपको कितने ग्राउंड्स दिखेंगे, 7। इसमें 2 ग्राउंड और बने हैं, इसको एकदम याद कर लेना है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, एनी ऑफ देम, ठीक है, डिसेंट और रेजिडेंस, ये 2 चीजें हैं, ये आपको अलग दिखेंगी जो कि वहां नहीं थी। तो ये एकदम रट लीजिएगा, ये पूछा जाएगा कि 15 में क्या नहीं है या 16 में एक्स्ट्रा क्या है। इन आधार पर बी इनएलिजिबल फॉर और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट। ठीक है, कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक, कोई भी नोटिफिकेशन निकलेगा, किसी भी व्यक्ति को आप इस ग्राउंड पर वो इनएलिजिबल नहीं होगा जो ग्राउंड क्लॉज 2 में 7 ग्राउंड्स लिखे गए हैं, ना रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, रिसेंट, इनके बेसिस पर आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट, पार्लियामेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट, सो इट्स अ सेविंग क्लॉज। जनरल डिक्लेरेशन कर दिया, आफ्टर दैट क्लॉज 3 में एक सेविंग क्लॉज बनाया है, nothing in this article shall prevent parliament
from making any law prescribing in regard to a class or classes of employment or appointment to an office under the government of and or any local other authority within the state, UT requirement residence within the state prior to such employment or appointment. ये पता है क्या कह रहा है? ऊपर ही लिखा है रेजिडेंस के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, लेकिन क्लॉज 3 कह रहा है, देखिए हर स्टेट अपने जो उनके डोमिसाइल होते हैं, उनके प्रदेश के जो रहने वाले लोग होते हैं, उनके वेलफेयर के लिए, क्योंकि टैक्स तो आप उन्हीं से ले रहे हो ना, है ना, उनके वेलफेयर को इंश्योर करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, उनका सोशल एजुकेशनल जो बैकवर्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए और उस स्टेट की ग्रोथ करने के लिए, ठीक है, हम फॉर्म ओपन करेंगे सभी के लिए। जब एक फॉर्म निकलेगा देन डेफिनेटली फॉर्म निकलते टाइम ये सारे स्टेट के बच्चों के लिए ओपन है, बट स्टेट के पास पूरा राइट है, स्टेट क्या कर सकता है, सम सीट्स कैन बी रिजर्व फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट के डोमिसाइल के लिए। जैसे आप यूपी का जब फॉर्म देखते हो तो उसमें एक ऑप्शन आता है यूपी फीमेल के लिए कि आप यूपी फीमेल हैं, आप लगाओगे यस। नोटिफिकेशन में आप देखते हो कि कुछ सीटें रिजर्व की जाती हैं यूपी फीमेल के लिए, आपको पता है आंसर इज यस। ऐसे ही अदर स्टेट में कहीं कहीं रहेगा कुछ सीटें रिजर्व होती हैं, तो ये कहीं से भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है और ये प्रायर कंडीशन भी लगा सकते हैं, ठीक है, कि इतनी सीटें हमने अपने स्टेट के लोगों के लिए रिजर्व की हैं और नथिंग रॉन्ग, देयर इज नथिंग रॉन्ग, ठीक, इन रिजर्विंग द सीट फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट, क्योंकि वहां से आपको टैक्स मिल रहा है, वहां के लोगों के लिए भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि वहीं के लोगों ने आपको बना के रखा है। तो ये चीज है कि सम सीट्स कैन बी रिजर्व फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट, क्लॉज 3। अब आओ क्लॉज 4 पर, ये क्या कहता है, नथिंग, और ये नथिंग in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointments or post in favor of any backward class of the citizen which in the opinion of the state is not adequately represented in the service under the state. So again, like the article 15, article 16 ka clause 4 is again an enabling provision. No one can claim reservation in the appointment, okay, if state thinks fit, अगर स्टेट को लगता है कि यस ये पर्टिकुलर क्लास, अब इसमें लिखा है ना, इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ द सिटीजन, सो कौन किस टाइप का बैकवर्डनेस, व्हाट काइंड ऑफ बैकवर्डनेस, इट इज द सेम बैकवर्डनेस व्हिच इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 15, ओके, 15 कौन सी बैकवर्डनेस, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। So if any class is found to be socially and educationally backward, ठीक है, in the opinion SC and ST, ये दो तीन लोग वहां पर मेंशन है। आगे यहाँ पर केवल बैकवर्ड लिखा है, बट ध्यान रखिएगा कोई डिफरेंस नहीं है, सेम बैकवर्डनेस है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स का। अगर देखो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब तो फिक्स है, कोई इशू नहीं है, अब प्रॉब्लम आती है बैकवर्ड में। If any class found to be socially educationally backward, कैसे लिखा हुआ है, is not adequately represented in the services, अगर स्टेट किसी भी क्लास को अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन देना चाहती है, then it must be proved by that state क्या कि इनका adequate representation इस एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, ओके, एंड इट मस्ट बी प्रूव्ड बाय द क्वांटिफिएबल डाटा, आपको साबित करना होगा कि ये लोग कुछ आपकी कुछ रिपोर्ट तो होगी किस आधार पर आप इनको रिजर्वेशन देना चाहते हैं, तो आपने कुछ रिसर्च किया होगा, आपके लोगों ने उस रिसर्च के बेसिस पर आप बता रहे हैं कि दे आर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड, एट द सेम टाइम इनका जो रिप्रेजेंटेशन है इस फील्ड में बहुत कम है। ये पर्टिकुलर क्लास हम अगर देखें जुडिशियरी में उठाकर, हम अगर देखें किसी पर्टिकुलर उसमें उठाकर, तो इन पर्टिकुलर क्लास के लोग हैं ही नहीं, इसका मतलब इनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। समाज में है, ये समाज में इनकी संख्या बराबर है लेकिन एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, होना चाहिए। इस संख्या को हमें और बढ़ाना है, ओके, इस रिप्रेजेंटेशन को हमें और बढ़ाना है, इसके लिए हमें रिजर्वेशन पहले देना पड़ेगा।
ये आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 कहता है। नेक्स्ट आइए 16 का 4A ये ऐड हुआ था बाय 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 4A। अब देखिए इसमें दो तरह के अमेंडमेंट हुए हैं, पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन in matter of promotion with consequential seniority to any class, ठीक है, consequential seniority with any to any class or classes of post in services under the state in favor of the scheduled caste and scheduled tribe. Okay, अब देखो इसको हमें क्या समझना है, इसको आपको एक केस है, उस केस के थ्रू समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए पहले एक केस हुआ, पहले एक्चुअली हुआ क्या, आर्टिकल 16 के रिलेशन में स्टेट ने क्या किया कि रिजर्वेशन दिया, और रिजर्वेशन इनिशियल एम्प्लॉयमेंट में तो दिया ही दिया, इनिशियल एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ रिजर्वेशन जो किया वो प्रमोशन में भी कर दिया। रिजर्वेशन इनिशियल एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ क्या किया, रिजर्वेशन इन प्रमोशन भी कर दिया। इस रिजर्वेशन इन प्रमोशन को चैलेंज किया गया कि रिजर्वेशन दिया जा सकता है बट रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने डिसाइड किया कि यस, रिजर्वेशन इन प्रमोशन अलाउड नहीं है। सो जस्ट टू नलिफाई द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नलिफाई करने के लिए कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन, इस केस का आप नाम लिख लीजिएगा, बहुत फेमस केस है, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। एक्चुअली इट वाज द फर्स्ट केस जिसमें एक मंडल कमीशन था कि किसको कितना रिजर्वेशन दिया जाए। ठीक है, केसेस बहुत सारे हुए हैं बालाजी वगैरह का जिसमें कितना रिजर्वेशन किसको दिया जाए, बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, रिजर्वेशन को लेके, तो इसके लिए एक जैसे बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का केस है इसमें, ठीक है, और भी केसेस हैं। तो रिजर्वेशन का क्लैरिटी होना चाहिए कि आपको किसको कितना % रिजर्वेशन देना है। इसके लिए मंडल कमीशन बनाया गया। ठीक, मंडल कमीशन ने अपनी लगभग 11 केस फॉर विच सब क्लॉज, इस क्लॉज 4A के लिए है, ये सब क्लॉज 4A के लिए है। ठीक है, ये रिजर्वेशन को लेकर है कि क्या बोल रही थी मैं, हाँ, मंडल कमीशन ने लगभग 11 क्राइटेरियाज दिए कि जिनके बेसिस पर किसी भी क्लास को हम बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी में रखेंगे और किसको कितना रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ओबीसी को 27, अदर बैकवर्ड क्लास को 27, किसको कितना % रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन की थी, जब इस रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया गया तो बड़ी प्रॉब्लम हुई। इस मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन पर जो रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई गई, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया इन द केस ऑफ इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 1993। ओके, अब देखिए इस इंदिरा साहनी जजमेंट के कुछ पॉइंट्स आप लिख लो, लेकिन पॉइंट लिखने से पहले हम 4A पर बात कर ले। ठीक है, 1993 का इंदिरा साहनी का जजमेंट है, और देखिए 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब का है, 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है आपका 1995 का। इसका मतलब ये 77th अमेंडमेंट क्लॉज 4A ऐड किया आफ्टर द इंदिरा साहनी जजमेंट। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। एक्चुअली इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि रिजर्वेशन तो अलाउड है। ओके, अगर स्टेट ये साबित करे कि इस पर्टिकुलर क्लास का एक रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, देन डेफिनेटली स्टेट उस क्लास को के लिए कुछ सीटें रिजर्व कर सकती है। बट इनिशियल एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन इज ओके, बट रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज नॉट अलाउड। आप रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं दे सकते हैं, इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बात खत्म हो गई, 1993 में जजमेंट आ गया। अब पार्लियामेंट को तो कुछ करना था। पार्लियामेंट ने क्या किया, 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए। उन्होंने कहा हम इसी को अमेंड कर देंगे, जिस आर्टिकल की ये बात करते हैं कि आर्टिकल 16 में आपको प्रमोशन में रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, हम इसी को अमेंड कर देते हैं। और इन्होंने 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आया
क्लॉज 4A ऐड कर दिया, ओके, और क्लॉज 4A में क्या लिख दिया, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इवन इन द मैटर ऑफ प्रमोशन। बात समझ आई? नाउ अब पार्लियामेंट क्यों ऑथराइज्ड है, अब पार्लियामेंट इस पर क्या कर सकती है, कानून बना सकती है, इवन इन प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दे सकती है। तो पहला पॉइंट तो ध्यान रखिएगा, इंदिरा साहनी के जजमेंट को नलिफाई करने के लिए 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए और इन्होंने कहा कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन हम दे सकते हैं, प्रमोशन में भी। अब एक ही साथ अपॉइंट हुए हैं तो जो इन क्लास को बिलोंग करेंगे उनको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। हालांकि इसकी भी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी चैलेंज हुई, अभी आगे बताएंगे, ओके। अब ये है विद, फिर एक टर्म और आगे आइए, मैटर ऑफ प्रमोशन विद कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियोरिटी। ये जो टर्म है ना, विद कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियोरिटी, इट वाज एडेड बाय द 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसको प्लीज याद रखिएगा। तो 4A में फिर उन्होंने 2000 में क्या किया, 81st ही है ना, यस 85th है, सॉरी 85th है, सॉरी 81st तो कैरी फॉरवर्ड रूल है, यस 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए और 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इन्होंने एक टर्म और ऐड कर दिया कि मैटर ऑफ प्रमोशन विद कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियोरिटी। ठीक, अब इसमें देखो एक केस आपने लिखा ना अभी, इंदिरा साहनी के गाइडलाइन लिख लो। तो गाइडलाइन तो बड़ी बड़ी नहीं लिखाऊंगी मैं, क्रक्स लिखवा दे रही हूँ। लाइक इन्होंने कहा यस अदर बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन इज ओके, बट ओबीसी के अंदर जो क्रीमी लेयर है वो रिजर्वेशन के दायरे में नहीं आता, इसको कहीं लिख लीजिए। दूसरा, इंदिरा साहनी में क्या कहा गया कि रिजर्वेशन इज कन्फाइंड टू एम्प्लॉयमेंट ओनली बट नॉट इन प्रमोशन। रिजर्वेशन केवल इनिशियल एम्प्लॉयमेंट में ओके है, प्रमोशन में नहीं। इसी पॉइंट को नलिफाई करने के लिए 77 आया। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा, लिमिट बता दी इंदिरा साहनी जजमेंट की। व्हाट इज द लिमिट, इस पॉइंट को बहुत पूछते हैं। द लिमिट इज 50%। मोर देन, किसी भी हालात में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही रिजर्वेशन 50% से आगे गया फिर ये जो स्प्रिट है ना रिजर्वेशन की, इसके अगेंस्ट हो जाएगा। तो रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और यही ऑब्जेक्ट है। अभी रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया जिसमें 10% रिजर्वेशन दिया गया है इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास को। 103rd, यस, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज की गई है, पता है आप लोग को? यस, क्यों? इसको माना जाता है कि ये इंदिरा साहनी जजमेंट की स्प्रिट के अगेंस्ट है। ये 50% से रिजर्वेशन ज्यादा हो गया, 60% हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा लोगों को लग रहा है। तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को भी इसीलिए चैलेंज किया गया। खैर आइए, 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, इंदिरा साहनी में ये भी कहा कि जो बेस होगा ना रिजर्वेशन का, ये कास्ट होगा, इकोनॉमिक ग्राउंड पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। ये भी प्रॉब्लम बनी हुई है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, कि वहां पर रिजर्वेशन पूरी तरीके से इकोनॉमिक ग्राउंड पर है। ठीक है, ये चीज, इस बात को ध्यान रखिएगा। मान लो पूछ ही लें कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज किया, इसलिए की है क्योंकि वो स्प्रिट के अगेंस्ट है इंदिरा साहनी जजमेंट के। ठीक है, तो ये बेसिकली मोटे मोटे पॉइंट थे इंदिरा साहनी जजमेंट के। ठीक है, और 103rd को इसके साथ आप मिलाकर चलोगे, जो 100 ये जो आर्टिकल 16 है इसमें क्लॉज 6 ऐड हुआ है ना, क्लॉज 6 बाय 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ठीक है, तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अभी चैलेंज की गई है। 2019 में ऐड हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, 10% रिजर्वेशन। चलो, ये हो गया आपको। अब आइए क्लॉज 4B पर। क्लॉज 4B, इट इज नोन एज द कैरी फॉरवर्ड रूल 4B। ये 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। स्टेट फ्रॉम कंसीडरिंग एनी अनफिल्ड वैकेंसी ऑफ अ ईयर व्हिच आर रिजर्व्ड फॉर बीइंग फिल्ड अप इन दैट ईयर इन अकॉर्डेंस विद। इसको मैं आपको आराम से बता दूं, ये क्या है, क्रक्स बता दूं। देखो, ये कह रहा है कि जब भी आप कभी नोटिफिकेशन देखो, उसमें होता है ना कि 40 सीट्स अनरिजर्व के लिए हैं, 40 सीट अनरिजर्व, 30 सीट इनके लिए, 10 सीट इनके लिए, 2 सीट इनके लिए रिजर्वेशन किया, बैकवर्ड क्लास के लिए, फिर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, हैंडीकैप्स के लिए, डिसेबल पर्सन के लिए। अगर मान लो जो सीटें रिजर्व है, अनरिजर्व को छोड़ दीजिए,
जो सीटें रिजर्व है, मान लो 20 सीट किसी नोटिफिकेशन में रिजर्व की गई है, लेकिन एक बेसिक मिनिमम क्वालिफिकेशन है उस एग्जाम में कि एटलीस्ट 40% आपको लेकर आना है। अब ये 20 सीटों में से केवल 10 बच्चे 40% मिनिमम क्वालिफिकेशन को पूरा कर पाए, 10 सीटें बच जाएंगी ना, बच ही जाएंगी, क्योंकि उन 10 सीटों पर किसी ने क्वालिफाई नहीं कर पाया। सीटें रिजर्व करने का मतलब ये नहीं है कि हम उसमें किसी को भी भर देंगे। देयर शुड बी अ मिनिमम क्वालिफिकेशन। हेलो, देयर शुड बी अ मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो अब जो सीटें बच गई, ये इन सीटों का क्या होगा, इसको कहलाता है, इसको कहते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल। पिछली साल की 10 सीटें बची, अब क्या होता है, अगली साल सीटें रिजर्व होके आती हैं 30 या 40। लोग कहेंगे अरे 50 सीटें अनरिजर्व और 50 सीटें रिजर्व, ये क्या है, ये क्या, कुछ नहीं है, ये पिछली साल की बची हुई सीटें हैं, इसको कहते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल। जो पिछले का, इसको कहते हैं बैकलॉग वैकेंसी, बची हुई जो वैकेंसी है वो यहाँ पर ऐड कर देंगे, बट इसकी भी एक लिमिट है। कितनी? मैक्सिमम 3 ईयर की लिमिट है, इसको ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम 3 ईयर लिमिट फॉर कैरी फॉरवर्ड। 3 साल की लिमिट है मैक्सिमम। 3 साल की जो बची हुई है मैक्सिमम, आप उनको इधर ला सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको सीटें निकालनी होती है। ओके, तो ये है कैरी फॉरवर्ड रूल 81। इसकी भी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी चैलेंज की अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब आइए क्लॉज 5 पर। नेक्स्ट आ जाइए क्लॉज 5 पर, ठीक है। क्लॉज 5, एक मिनट। हाँ, क्लॉज 5 बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ये भी। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट अगेंस्ट सेविंग क्लॉज। जब भी नथिंग लगे, इट मींस इट इज अ सेविंग क्लॉज। Nothing in this article shall affect the operation of any law which provide that the incumbent of an office in connection with the affair of any religious or denominational institution or any member of the governing body thereof shall be a person professing a particular religion belonging to particular denomination। देखो, हम बड़ी देर से पढ़े आ रहे हैं इक्वालिटी, अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं होगा, रिलीजन के बेसिस पर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन कुछ जगहों पर करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा ऑफिस है जो प्योर रिलीजियस है, कोई ऐसी पोस्ट है जो प्योर रिलीजियस है, जैसे काजी की पोस्ट, जैसे वक्फ में, मुस्लिम पर्सनल लॉ में वक्फ में जो मुतावली होता है वो कौन हो सकता है? बेसिकली कोई मुस्लिम ही होना चाहिए। कोई काजी की पोस्ट है तो उस पर क्या आप किसी हिंदू को काजी बना सकते हैं? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि काजी का जो काम है, जो कुरान की जानकारी है, जो हदीस की, और जो तमाम क्या होते हैं सुन्ना, क्या बोलते हैं, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज दिस कुछ और, सुन्नी एंड शिया। नहीं, मैं सुन्नी और शिया की बात नहीं कर रही हूँ। कुरान में हदीस होते हैं एंड क्या होता है, फातिमा आप बताओ। हिदायत, सुन्नत। हाँ, वही मैं कंफ्यूज हो रही थी। सुन्नत, उनकी जानकारी, कलमों की जानकारी और बहुत सारी डीप प्रोफेशनल नॉलेज रिक्वायर्ड होती है। ओके, तो वो कैसे आएगी? वो उसी को आ सकती है जो कि उस रिलीजन को बिलोंग करता हो। अब मंदिर में मान लीजिए किसी पुजारी की पोस्ट है, उस पर आप विद इन रिलीजन, हम नहीं कह सकते कि अपर कास्ट कोई ब्राह्मण ही उस पोस्ट पर आना चाहिए। इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया इसमें वैष्णो देवी भूरी, इसका जम्मू एंड कश्मीर का मैटर था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हम ये नहीं कह सकते कि इस कास्ट का ही व्यक्ति पुजारी होगा, लेकिन हाँ, ये कहना कि इस रिलीजन का होगा, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए अब आपको हवन कराना है? अब कितने मंत्र पढ़ने हैं, दुर्गा जी का हवन होना है, ये तो वही जान सकता है जिसको जानकारी हो। अब धर्म, क्योंकि मुस्लिम धर्म को अपने धर्म की जानकारी होगी और हिंदू धर्म को अपने धर्म की जानकारी होगी, इसलिए ऐसे किसी पोस्ट में जहां पर प्योर रिलीजियस एक्टिविटी हो, वहां पर धर्म को ग्राउंड बनाया जा सकता है। समझ आ गया? ठीक है, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है ये, अभी भी है। अब एक केस, अब देखिए, जो 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए हम, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी लॉ कानून आएगा और बैठे रहेंगे लोग, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी तो चैलेंज करी ही जाएगी। 77 का कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज की गई, क्योंकि ये जो 77 था, ये
इंदिरा साहनी जजमेंट को नलिफाई करने के लिए था, तो डेफिनेटली इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज करी गई होगी। 81 की कॉन्स्टिट्यूशनल की गई, ठीक है, 82nd की गई, 85th की गई, इन सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वैलिडिटी चैलेंज की गई। केस का नाम लिखिए, एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2007 सुप्रीम कोर्ट। ओके, एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2007 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज की गई। और बताइए क्या कहा गया होगा उस केस में, अपेंड की गई होगी या ओवररूल कर दी गई होगी? अगर वी आर स्टिल रीडिंग दैट प्रोविजन, इसका मतलब क्या? Held, ma'am. यस, है ना। तो केस का नाम याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है केस। ये जितने भी केसेस बता रहे, केस तो बहुत है, लेकिन मैं वही बता रही हूँ जो एकदम छोड़ने वाले हैं ही नहीं। ओके चलो अब आ जाओ। अब इसके बाद हम किस पे आएंगे? अच्छा, एक चीज और पूछी जाती है, वेदर दी रिजर्वेशन पॉलिसी इज एंटी मैरिटेरियन। क्या रिजर्वेशन पॉलिसी, बहुत लोगों ने, आपने बड़े विद्वानों को बात करते सुना होगा कि रिजर्वेशन पॉलिसी मेरिट के अगेंस्ट है, इसमें जो लेस मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं वो सिलेक्ट होके आ जाते हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने भी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा द रिजर्वेशन पॉलिसी इज नॉट एंटी मैरिटेरियन। ओके, सिलेक्शन के बाद पूरा ट्रेनिंग कराई जाती है, और उन लोगों को जिनका मार्क्स कम है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर किसी के मार्क्स बहुत ऊपर है और एक के मार्क्स बहुत नीचे हैं, अगर निचले मार्क्स वाले को भी उस पोस्ट पर लाया जा रहा है, देन डेफिनेटली कुछ तो ज्ञान में कमी होगी। और क्या ये ज्ञान, प्रॉब्लम ये आई कि क्या इस ज्ञान की जो कमी है, क्या इसके बेसिस पर इफिशिएंसी में फर्क पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसा करना जरूरी है, क्योंकि सोशली एंड एजुकेशनली ये लोग बैकवर्ड हैं, इनको कुछ तो रिजर्वेशन हमें देना पड़ेगा, और इसके लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। बट ये कॉम्प्रोमाइज इफिशिएंसी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी है, इसके कॉस्ट पर नहीं होगा। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इवॉल्व न्यू मैकेनिज्म, ओके, टू इंश्योर द इफेक्टिवनेस एट द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जब वो व्यक्ति फील्ड में उतरे तो आप उसको इतना परिपक्व बना दीजिए, इतना काबिल बना दीजिए कि उन दोनों के भेद में कोई भेद ना दिखे। इसीलिए क्या होती है, ट्रेनिंग होती है। दूसरी चीज एक और, कि रिजर्वेशन जो हाईली प्रोफेशनल एक्टिविटीज हैं, लाइक साइंटिस्ट की पोस्ट हो गई, लाइक पायलट की पोस्ट हो गई, ऐसी बहुत ही जो प्रोफेशनल एक्ट हैं, उनमें रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनमें हम ये रिस्क नहीं ले सकते एडमिनिस्ट्रेशन वाला। ओके, तो बहुत सारी ऐसी प्रोफेशनल पोस्ट हैं जिनमें रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। ओके, तो आर्टिकल 16 आ गया। एक केस और भी था जुडिशरी को लेकर, हाँ, जुडिशरी को लेकर, कि क्या जुडिशरी में, क्योंकि ये प्रोफेशनल है, कि क्या जुडिशरी में भी रिजर्वेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। इस पर एक केस भी हुआ था, बाल मुकुंद शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, बाल मुकुंद शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। और रिजर्वेशन जुडिशरी में अलाउड है, और जो बाकी की ट्रेनिंग आपको बताई है, तो उनके लिए पूरा तैयार किया जाता है कि ये जुडिशियल जो वर्क है प्रोफेशनल है, तो इनके जो जैसे जैसे जो काम होंगे उनके लिए उनको पूरी तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। अब आइए आर्टिकल, मैम एक बार केस रिपीट कर दीजिए ना, बाल मुकुंद शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये 2005 या 2000 का केस है, एक मिनट, बाल मुकुंद शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, हाँ 2000 का ही है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इन्होंने कहा कि आर्टिकल, देखो